दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा के जो 5 अंक की प्रश्न हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। और याद रखें, मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज का ये होने वाला है। चलिए देखते हैं 5 अंक की प्रश्न जो हमें 5 अंक दिलाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के बाद में पत्र रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप अच्छे से। और पत्र के बाद में गद्यांश रहेगा। ठीक है, जो अपठित गद्यांश है उसका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं 5 अंक का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देख सकते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें ऑनलाइन अध्यापन में आ रही समस्या से अवगत कराया गया हो। तो लिखते हैं पत्र। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NKG कटनी। विषय विषय ऑनलाइन अध्यापन में आ रही समस्या के निराकरण हेतु। विषय क्या है, ऑनलाइन अध्यापन में आ रही समस्या के निराकरण हेतु। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के कारण चूंकि शाला बंद है, ऐसे में हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। किंतु मैं जिस गांव में रहती हूं वहां पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण मैं ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ हूं। अतः मैं विद्यालय आकर पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और अगर छात्र है तो लिखेंगे शिष्य, आभाषा और रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन अध्यापन में आ रही समस्या से अवगत कराने के लिए एक प्राचार्य को पत्र हो गया है 5 अंक का। अब हम इस पत्र के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका ये है, पिता भाई को मित्र को पत्र। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे अपने बड़े भाई को शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र, मतलब कि अपने बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है। ये विवाह निमंत्रण पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 आज़ाद चौक कटनी। दिनांक दिनांक आज का ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, दिनांक भले आज का लिख दें आप, और अच्छे से याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं। परम मित्र नमन, सप्रेम नमस्कार। अत्यंत प्रसन्नता का समाचार है कि मेरे बड़े भाई अजय का विवाह उत्सव 20 जनवरी को होना निश्चित हुआ है। विवाह समारोह भोपाल से हो रहा है। बारात कटनी से भोपाल के लिए 20 जनवरी को प्रातःकाल प्रस्थान करेगी। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें अवश्य आना है। माताजी तथा पिताजी ने तुम्हारे आने के लिए जोर देकर कहा है। तुम 19 जनवरी 2021 को आ जाना ताकि आराम कर सकोगे। आदरणीय माताजी एवं पिताजी को सादर चरण स्पर्श, छोटी को स्नेह। और तुम्हारा मित्र विजय। ये आपकी मित्र को शादी में, अपने बड़े भाई की शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र हो चुका है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला 5 अंक का ही क्वेश्चन है ये भी। देख सकते हो आप, 5 अंक का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है समझ लें। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये अपठित गद्यांश है, इसको मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम डायरेक्टली। स्वार्थ और परमार्थ मानव की प्रवृत्तियां, हम अधिकतर सभी कार्य करते हैं पर के लिए सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची मानवता है। तो उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो है परोपकार। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सच्ची मानवता क्या है। तो दूसरों के लिए सब कुछ बलिदान कर देना ही सच्ची मानवता है। दूसरों के लिए बलिदान कर देने सच्ची मानवता है। वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं। तो वृक्ष हमें परोपकार का संदेश कैसे देते हैं, इसमें आप लिखेंगे, वृक्ष मनुष्यों को छाया तथा फल देने के लिए धूप, आंधी, वर्षा और तूफानों में अपना सब कुछ बलिदान करके हमें परोपकार का संदेश देते हैं।
ठीक है। अब इस गद्यांश का शीर्षक, मतलब कि शीर्षक तो हो चुका है, सारांश देखते हैं। इस गद्यांश का सारांश इस प्रकार है। सारांश: अपने कार्य के लिए करना, स्वार्थ और दूसरों के लिए सब कुछ लुटा देना परोपकार कहलाता है। परोपकार ही सच्ची मानवता है, धर्म तथा पुण्य है। नदियाँ तथा वृक्ष दूसरों का हित करके परोपकार का संदेश देते हैं। इसके बाद में अगला देखिए, मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदान हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता हो और दूर रहा उपेक्षा भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव के योग्य ही वे मानव है जो भगवान की श्रेष्ठ रचना है। अच्छा, ये जो दूसरा अपठित गद्यांश है, इसका जो उक्त अवतरण है, मतलब शीर्षक बताइए। तो शीर्षक है उदारता। शीर्षक क्या है इसका याद रखना, इसका शीर्षक है उदारता। और उक्त गद्यांश का सारांश इस प्रकार है। सारांश: प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए। उदार व्यक्ति समाज में एक सेवक तरह है तथा वे अपने कार्यों को प्रदर्शित नहीं करता बल्कि वे प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य समझता है। ये इसका सारांश हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश ये है। गद्यांश नंबर 1, आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते आ रहे हैं। आप हमेशा बढ़िया कपड़े, बढ़िया जूते, बढ़िया मोबाइल जैसे दिखावों पर बहुत खर्च करते हैं, मगर आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं इसका मूल्यांकन जरूरी है। ये शरीर अनमोल है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है एवं स्वस्थ रहने में हमारे खान पान का सबसे बड़ा योगदान है। तो ये गद्यांश है। अब इसका गद्यांश का उचित शीर्षक, ठीक है, उचित शीर्षक क्या है देख सकते हैं उत्तर में, स्वस्थ शरीर अनमोल देन। उचित शीर्षक क्या है? स्वस्थ शरीर अनमोल देन। अनमोल क्या है? तो ये शरीर अनमोल है। ठीक है, ये शरीर क्या है? अनमोल है। ये शरीर अनमोल है। इसके बाद में अगला देखिए, गद्यांश का संक्षिप्त सारांश। तो ये गद्यांश का संक्षिप्त सारांश है, देख सकते हैं आप। ये शरीर अनमोल है, इसका स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। ये इसका सारांश हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं गद्यांश नंबर 2। ये गद्यांश नंबर 2 है, देख सकते हैं आप। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। अब इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है। समझ लें आप इस गद्यांश का शीर्षक क्या लिखेंगे। देखें क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक लिखेंगे कर्मशील व्यक्ति। ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। समझ लें, कर्मशील व्यक्ति उचित शीर्षक होगा। हाँ, गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुण। तो इस गद्यांश में जो व्यक्ति के गुण हैं वो निम्नलिखित गुण हैं, देख सकते हैं। लगनशील, लगनशील, उत्साही, दृढ़ चरित्र, कर्मशील आदि गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित गुण है व्यक्ति का वो है लगनशील, उत्साही, दृढ़ चरित्र, कर्मशील आदि गुण उसमें पाए जाते हैं। आदर्श व्यक्ति क्या करता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की क्या समझता है? सफलता समझता है। तो दोस्तों ये थे आपके गद्यांश और पद्यांश, और इसमें मैंने आपको 5 नंबर की चीज़ें बताई है। अगले वीडियो में मिलते हैं। हिंदी कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए मटेरियल है ये, जो प्रश्न बैंक में से मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगला रहेगा हमारा गद्यांश नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, और उसके बाद में 9 ही रहेगा। मतलब कि बाकी जो गद्यांश का वीडियो है अगले
वीडियो में आ जाएंगे सारे गद्यांश, क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको गद्यांश नंबर 3 से बताया जाएगा। ठीक है।